तो एक चर राशि में द्विघात समीकरण हमारा होना चाहिए इस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होना चाहिए ना। और जहाँ पे ये हमें ज़रूरी है कि ए कैन नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 ना हो, ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ए का वैल्यू 0 ना हो, बी सी का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि जब ए का वैल्यू 0 करोगे तो द्विघात गायब हो जाएगा ना, 0 नहीं हो जाएगा। देखो जिससे एग्जाम्पल समझो इसका, कि जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये द्विघात समीकरण हमारा है ना। 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये भी द्विघात समीकरण है। 9x स्क्वायर प्लस 7 सिर्फ अचर पद है तब भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। और यदि हमारा कर दे 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बताया गया था कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन से तुलना करेंगे तो पहला पद ए होता है, दूसरा पद बी होता है और तीसरा पद हमारा कांस्टेंट वैल्यू सी होता है, अचर पद सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा क्या होता है। द्विघात समीकरण मतलब जिसके पावर 2, यदि ऐसे कर दिया जाए ना 3x³ प्लस 4x स्क्वायर ऐसे करके, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। घात जब भी बोलते हो, पावर पढ़े हो कक्षा 9 में ही, कक्षा 9 का दूसरा लेसन ही है, वहाँ पर भी है क्या करके लेसन। तो यहाँ पे देखो जो अधिकतम पावर होता है उसी को हम घात बोलते हैं ना। पावर क्या होगा इसका, इस समीकरण का पावर क्या बोला जाएगा, पावर 3 बोला जाएगा। तो ये तो 3 घात समीकरण हो गया ना, 2 घात नहीं रह गया। तो 2 घात समीकरण होने के लिए उस समीकरण का अधिकतम घात 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। ये तो याद रहना चाहिए कि द्विघात समीकरण के लिए उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, और जो घात 2 होगा उसका जो मल्टीपल होगा, गुणांक होगा, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इतना दिमाग में रखे रहना, क्योंकि पहला सवाल इस चैप्टर का यही सब होगा। 4 5 जो देखोगे यही करना होगा। देखो द्विघात हो गया, और इसमें 2-3 चीज़ें ना और जानना होता है हमें। द्विघात समीकरण का जो टाइप है इस टाइप का होगा हमारा, ये टाइप हो गया हमारा, इस टाइप का इसमें हम पढ़ेंगे। और इसमें हमें 2-3 सूत्र पता होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब। सिर्फ इतना ही मिलेगा, सिर्फ इतना ही इस चैप्टर में हमें यूज होगा, सिर्फ इतने सूत्र का। तो इसको दिमाग में बैठा लेना। जानते ही हो, पहले से ही पढ़े हो, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है, यहाँ पे माइनस सिर्फ हो जाता है, और a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारा प्लस ही होता है, प्लस 2ab और यहाँ माइनस 2ab हो जाता है ना। समझते चलना। a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है पूरा का पूरा माइनस हो जाता है ना, पूरा का पूरा माइनस हो जाता है। a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा सूत्र होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.1। इसमें हम द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। देखो 4.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित निम्न द्विघात समीकरण है। हमको बताना है कि जो नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चन है, इसको हमें दिखाना है, जांच करना है कि क्या ये द्विघात है या नहीं है। देखो ध्यान से, ये पहले का पहला, इसमें कुछ 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो ये द्विघात है कि नहीं, तो ध्यान से देखना, समझ में आएगा। ये हमारा अभी सूत्र बताए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी भी बताए हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस 2ab करते हो तो 2 का x में 2x और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और इधर गुणा करेंगे तो 2 का x में 2x और 2 3 6, माइनस 6 आ गया। अब इसको क्रम से लिख लो, x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x इधर आया तो माइनस 2x, ये प्लस 1 माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6, अब बराबर कुछ नहीं रह गया तो 0। अब यहाँ पे हमारा x स्क्वायर हो गया और ये कट गया, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है ना। 2 घात में है कि नहीं, x से घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा। इसका एक कंडीशन होना चाहिए कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। देखो x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2,
और 3 माइनस एक्स। देखो ये द्विघात है कि नहीं, तो द्विघात ये है कि नहीं देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, और इधर हो जाएगा -2 का गुणा करो, -2 का 3 में -6, माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, गुणा हो जाता है। तो 2 तिहाई 6 और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x में 2x। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स लिखो या ना हो, एक्स स्क्वायर और -2x, ये 2x इधर आया तो -2x, -6 इधर आया तो +6 बराबर 0। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर -4x + 6 = 0। ये भी साफ साफ दिख रहा है कि द्विघात है, ये तो पूरा पूरा इस रूप में है ना, ax स्क्वायर bx + c, ये भी द्विघात है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसका तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर देखो x-2, फटाफट देखते रहो, समझ में आता रहेगा, पूरा का पूरा बताएंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, देखते रहो। x + 3, देखो ऐसा भी मल्टीप्लाई हम लोग देखे थे, 9th में ही देखे थे। यहाँ भी देखो, ध्यान से देखो, गुणा करने आ जाएगा, एक बार में आएगा, ध्यान देखो। x का x में पहले गुणा करो, x का दोनों पद में गुणा करो, x का x में एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 में प्लस x, -2 का x में -2x, -2 का +1 में -2। हाँ ये करने आना चाहिए अच्छे से। x का x में एक्स स्क्वायर, x का 3 में +3x, -1 का x में -x और ±-3। हाँ ये अच्छे से आना चाहिए। अब देखो जैसे करते हैं वैसे कर लो क्रम से। देखो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर इधर लाओ, -x², अभी टाइम देंगे हम, उधर भी करेंगे, टाइम देंगे। एक्स स्क्वायर ये इधर आया तो -x², ये देखो 2x में से एक x गया तो क्या आएगा, -x, माइनस बड़ा है -x, और इधर से भी देखो 3x में से एक x गया 2x, और ये इधर आया तो -2x, साथ साथ दिख रहे हैं, x² एक साथ, फिर x वाला एक साथ, अचर पद को एक साथ लिखेंगे, फिर -2 और इधर से -3 आया तो +3, सही है। अब बराबर उधर कुछ नहीं रह गया तो 0 हो गया। अब देखो ये हमारा कट गया, x² कट गया, -2x और -x कितना आया, -3x, और ये 3 में से 2 गया +1 = 0। क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है ना, क्योंकि इसमें दो घात तो दिख ही नहीं रहा है कहीं, तो द्विघात कहाँ से है, द्विघात समीकरण ये हमारा नहीं है। देखो तीसरा के बाद चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा समझ लो, अभी टाइम देंगे। देखो x-3 और 2x + 1 = x + 5। देखो चौथा नंबर, अब ये भी द्विघात है कि नहीं है। देखो x का मल्टीप्लाई करो, इसमें ध्यान से देखो, x का गुणा दोनों में करो, x का गुणा दोनों में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का 2x में 2x² आएगा, और x का गुणा +1 में करेंगे तो +x आएगा, हुआ दोनों में गुणा। अब -3 क्या करो, -3 दूनी 6, -6x, और -3 + 1 -3, इधर करो x का x में x², x का 5 में 5x, यहाँ पे कोई n नहीं है, सब x है ना, कन्फ्यूज नहीं होना। फिर देखो क्रम से लिखो, 2x², इस x² के इधर लाओ -x², फिर देखो 6x में से एक x गया, क्या आया, -5x, और ये भी 5x इधर आया तो -5x, यही तो कर रहे हैं हर बार ना, और -3 बराबर 0। पहले घात 2 वाला लिखो, फिर घात 1 वाला करो हल, उसके बाद जो अचर पद बना, कांस्टेंट वाली गिनती बना, उसको लास्ट में। अब बराबर से सब इस बगल ले आओ, उधर रहेगा प्लस, इधर माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, तो जानबे करते हो। अब देखो 2x² में से एक x² गया तो एक x² बचा ना, अब -5x -10x हुआ, और -3 = 0। ठीक है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। और एक आठ है, पांचवा भी देख लेते हैं। पांचवा क्या है हमारा, थोड़ा सा स्पेस लेके बड़ा में बताएं, ठीक है ना। चलो पांचवा देखते हैं।
पाँचवा हमारा है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। देखो एक ही काम बार बार कर रहे हो, न आना एकदम मूर्खतापा है, एकदम मूर्ख, जिसके दिमाग है ही नहीं। भगवान गलती से इंसान बनाए, उसी को नहीं समझ में आएगा। जो बार बार एक ही तो काम कर रहे हैं ना, देखो 2 बार गुणा किए, इसमें किए, या तो कोई बोलो कि इसमें नहीं आ रहा है, कैसे गुणा कर रहे हैं नहीं आ रहा है। फिर से देखो 2x का x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 में सब लोग बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बोलो। हाँ, क्योंकि तुम लोग बोलते नहीं इसलिए गलत करते हो। 2x स्क्वायर माइनस 6x, एक दो लोग सीख पा रहे हो। आप फिर क्या करोगे? हाँ, प्लस 3 और फिर क्या होगा? हाँ, माइनस x माइनस 5। क्रम से ले आओ एक तरफ सबको, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, हाँ माइनस x स्क्वायर, 6x माइनस 7x, बोला करो ऐसे, माइनस 7x, और ये 5x में से एक x चला गया, क्या आएगा? माइनस 4x, क्योंकि 5 में से गया 4x तो इधर रहा, लेकिन इधर आएगा तो माइनस 4x, x वाला पूरा काम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? प्लस 3 प्लस 5, बोलो यहाँ पर भी क्या होता है? प्लस 5, क्लियर बोलो, बोलना है तो। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कितना है यहाँ पे? कंटिन्यू बोलते रहो तुम लोग, पूछने बता रहे हो, बताओ, अटक गए फिर। अरे गजब हो तुम लोग। माइनस माइनस प्लस होगा, अरे प्लस होगा, लेकिन 7 4 11 माइनस 11x आएगा ना, तब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण हमारा है। बहुत अटकते फटकते बोले, एक को लोग साफ़ सुथरा बढ़िया से नहीं बता पाए। कंटिन्यू आता है तो साथ साथ गुणा करते रहो, बताते रहो, तब लगे कि आ रहा है बढ़िया से। छठा नंबर कहाँ है? देखो ये और सरल है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो साथ साथ करवाना, साथ साथ। इधर वाला क्या करेंगे? अभी ऐसे उतार लेंगे, हाँ इतना तो दिमाग में आना ही चाहिए। इसको ऐसे उतार लेंगे और इधर होल स्क्वायर खोलेंगे। हाँ तो बोलो होल स्क्वायर खोलना। हाँ, माइनस 4x, माइनस 2ab करते हैं तो 2 पहले से ही होता है, ab 2 दूनी 4, x सही है, ab 2 दूनी 4x नहीं होगा तो माइनस 4x हो जाएगा। अब माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो प्लस 4, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b। कक्षा 6 से पढ़ रहे हो तुम लोग। अब क्रम से लिखो, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हाँ, इस बार थोड़ा अच्छा लगा 2-3 लोग से। x स्क्वायर ऐसे कट गया, 4x 3x, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, ठीक है। तो 2 ठो हमारा बचा हुआ है क्यूब वाला ना, तो क्यूब वाला भी हम देख लेते हैं। सूत्र देख चुके हो, उस पर 2 ठो हल करके भी देख लेते हैं। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखना, समझ में आएगा। देखो a प्लस बी का होल क्यूब, सबसे पहले तो ज़रूरी है सबसे पहले ज़रूरी है कि सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र दिमाग में रहेगा तभी हल होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ? x का क्यूब, हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 4 2 8 हो जाएगा ना, 8 हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, तो क्रम से लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं, क्योंकि तुम गड़बड़ाते हो। 3a का मतलब x और b का मतलब 2, और फिर ब्रैकेट में क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b, तो x प्लस 2, ठीक है। इसको जल्दी में नहीं बता रहे, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। और अभी इधर ना तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर आप तोड़ेंगे तो अब सबको तोड़ देंगे। देखो x क्यूब
अब प्लस देखो यहाँ पे प्लस 8 है और ये 3 दूनी 6x ना, 3 दूनी 6x हो गया, 6x और इसको एक बार और आने दो, करने को डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं, लंबा नहीं समझ में आएगा। अब देखो ये x क्यूब हो गया प्लस 8 हो गया। अब देखो ब्रैकेट करना गुणा करो, 6x का x में गुणा, अभी पीछे किए हो सब, 6x स्क्वायर प्लस 12x ना, और इधर भी गुणा करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब एकदम वैसे ही कर लो जैसे करते थे, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x। पहले जो है उसको रहने दो, जो बाहर से लाना है उसको बाद में लाओ, पहले तो जो है उसको लिखो बराबर 0। अचर पद भी है का प्लस 8 है ना, तो प्लस 8 इक्वल टू 0 ये हुआ। अब देखो इसको लिख देते हैं हल करते हुए, एक्स क्यूब, अच्छा क्यूब क्यूब 2 बार है, ये स्क्वायर था क्या, अच्छा क्यूब ही है, तो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब गया, बताओ कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब। और लोग भी तेज से बोला करो, माइनस एक्स क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर और 12x और 2x 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा देखो हो गया। अब 3 घात 2 घात 1 घात और अचर पद, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 2 घात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये 3 घात समीकरण हो गया ना। अभी बताए थे कि जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, तो ये 3 घात में हो गया, तो द्विघात समीकरण हमारा ये भी नहीं है। एक और बचा हुआ है वो भी बता दे, ख़त्म हो जाए। देखो एक और बचा हुआ है क्यूब वाला ये, और हमको देखना है कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो लास्ट दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो ठीक ठाक है। अब यहाँ पे हमें खोलना है a माइनस बी का होल क्यूब, तो थोड़ा सा इसको जो कर रहे थे डायरेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो a क्यूब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस बी क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3a भी 3 दूनी 6x माइनस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2, यही कर रही थी ना कि ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे अब लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि 10 में ऐसे लिखना चाहिए, 5 में थोड़ी हो, ऐसे ऐसे उतारेंगे हम लोग। अब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, चलो अभी रहने दो, अच्छा एक लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का x में 6x स्क्वायर और माइनस प्लस 12x, क्रम से लिख डालो। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12x, इधर आ रहा है ना। थोड़े थोड़े टाइम में मुरझाते एकदम झुला जाते हो तुम लोग, समझे में नहीं आता कि अब क्या आएगा अब क्या आएगा, 1 मिनट से चार्ज नहीं रह पाते हो। प्लस माइनस कट गया, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर, बताओ क्या लिखे यहाँ पे, जल्दी बोलो, माइनस 13x, चाहे जितना पढ़ा है गलत ही रहेगा, 2 घात है ना, माइनस माइनस जुड़ जाता है, गुणा नहीं कर रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस होगा, हर चीज़ एक गुणा में भी वही, भागों में वही, जोड़ों में वो, घटाना में वही, सबका रूल अलग अलग होता है ना। यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन निशान क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो माइनस किए है ना, माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x। ठीक है, तो चलो ये पूरा हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार मतलब हो गया हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार होता है ना, तो देखो ये आयताकार है, ये आयत है हमारा, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, टोटल एरिया जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है
528 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। और इसमें बोला क्या है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब चौड़ाई यदि x होगा तो लंबाई दुगने से एक अधिक है ना। ये समझ में आना चाहिए, ये नहीं समझ में आएगा तो हल करना नहीं आएगा। समझ लो ये हल हो गया। तो यही हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि माना लेट कर लेते हैं कि माना आयताकार क्या था क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र की लंबाई x तो चौड़ाई बोला है हमारा कि दुगने से एक अधिक है। तो इसका x का दुगना क्या होगा 2x, एक अधिक मतलब 2x धन 1, तो 2x + 1 आ गया। अब देखो प्रश्नानुसार इसमें आगे क्या बोला है कि बस हम भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, इसके लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो हो जाएगा हमारा प्रश्नानुसार क्या हो गया कि ये आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, या तो हम लिखें या तो हम लिख लें एक बार। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है x 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x, और हमारा क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। लिखने का आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा होगा ना। तो 2x + 1x, आयत का बोला था कि लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो चौड़ाई यदि हम x मान लिए तो लंबाई दुगना मतलब 2x हो गया, और एक अधिक मतलब 2x धन 1। तो क्षेत्रफल हमारा होता है आयत का, कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना आ गया। चलो यहाँ से x का मान निकाल देते हैं, देखो फटाक से। ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ द्विघात समीकरण बनाओ, तो अभी द्विघात समीकरण बना भी नहीं है। द्विघात मतलब पावर 2 आना चाहिए ना, अभी पावर 2 कहाँ आया है। कल बताए थे x का मल्टीप्लाई करो तो 2x², और x का 1 में करेंगे तो +x, यही ना। और ये 528 इधर गया तो -528 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया। बस इतना ही कहा था। कोई दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल। देखो इसमें बोला गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहले जानते हो क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक जो हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं संख्या को, नंबर लाइन पे, तो उसमें हमारे दोनों पूर्णांक होते हैं। 0 के इस बगल क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, +1 +2 +3 कुछ पता होना चाहिए, और इधर -1 -2 -3। तो ये हमारे क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक ना, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखो बोला गया कि 2 धनात्मक मतलब प्लस वाला में लेना है बस। तो 2 धनात्मक पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक गुणनफल 306 है। तो मान लो माना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा y क्यों मान रहे हो, दूसरा क्रमागत पूर्णांक। अरे क्रमागत जो लिखते हो एक के बाद 2 ही आता है ना, तो x हो गया तो x में 1 जोड़ दो तो अगला ही आएगा ना। कोई भी 1 के बाद 2 कैसे आता है, 1 में 1 जोड़ते हो तभी 2 आता है, फिर 2 में 1 जोड़ते हो तभी 3 आता है, 3 में 1 जोड़ते हो तभी 4 आता है ना। तो अगला क्रमागत मतलब उसमें 1 प्लस करो, ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि अगला क्रमागत +2 लिखे +3 लिखे, ऐसा नहीं। क्रमागत बोला है कि मतलब क्रम से अगला नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, एक x हो गया तो उसमें +1 करेंगे तो अगला आ जाएगा, तो x + 1। अब देखो बोला गया है यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार क्या कहा गया है
गुणनफल 306 है, बस हो गया हल। गुणनफल 306 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई कर डालो। x का x में एक्स स्क्वायर, x का 1 में x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट हम इसी लाके देख लेते हैं, एक साथ करना। देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, बस इतना सही क्वेश्चन बना लो। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब किसको आप माने? रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन को मान लो। माना रोहन की आयु x है, माना रोहन की आयु x है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगा? 26 साल बड़ी है तो 26 जोड़ दो, तो माँ की आयु x प्लस 26। ठीक है, तो देखो आगे क्या बोला गया है, बस प्रश्नांश शायद हो गया होगा और कंडीशन तो दिया नहीं होगा, छोटा छोटा ही है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी प्रश्नांश नहीं आएगा। देखो अब से 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। बताएं पिछले लेसन में हम 3 वर्ष पश्चात क्या बताए थे? 3 वर्ष पश्चात करेंगे तो क्या होगा? रोहन और उसकी माँ दोनों में क्या हो जाएगा? 3 वर्ष प्लस हो जाएगा। पिछले चैप्टर में बताया थे, तुम बोल नहीं रहे हो। 3 वर्ष पश्चात रोहन कितना हो जाएगा? अच्छे समझाए थे कि जब 3 वर्ष बाद होगा तो दोनों बढ़ेंगे ना, और उसकी माँ का x प्लस 26 और प्लस 3, तो x धन 26 और 3 29, इतना हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार है, अब क्या कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। साफ साफ बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद ये हो गया, और 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, दोनों को गुणा कर दो और बराबर 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार देखो, रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु, इन दोनों का क्या कर देंगे हम लोग? गुणनफल, और बराबर कितना आना चाहिए? 360। तो देखो गुणा करो आराम से, x का x में एक्स स्क्वायर, जो कल नहीं आए थे कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। x का x में एक्स स्क्वायर, x का 29 में 29x, क्योंकि पिछले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में तो यही बताया गया था अभी ना। और 3 का x में 3x, और ये 3 का 29 में 3 9 27 का 7 कैरी आया 2, और 3 2 6 और 2 8 ना, 3 27 का 7 हासिल आया 2, और 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360 कर दो अच्छे से। देखो एक्स स्क्वायर और 29x और 3x कितना हो जाएगा? 32x स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर है, जोड़ोगे तो स्क्वायर नहीं होगा, गुणा करते हो एक्स का एक्स में तब स्क्वायर होता है। तो 29 और 3 32x और प्लस 87 और माइनस 360 बराबर 0। इसको माइनस करो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना आएगा? 10 में से 7 गया 3, 16 15 में से 8 गया 7, हाँ 273 बराबर 0। ये हो गया ना, ये हमारा तीसरा भी हो गया, समझ में आया होगा। तो लास्ट चौथा क्वेश्चन देखो, 4.1 के दूसरा का चौथा ना। देखो दूसरे का चौथा नंबर, देखो बातें ना करो। देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखो टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है, हमें थोड़ा यदि खाका बना सको तो बना लिया करो कि कुल दूरी, थोड़ा सा सरल हो जाता है, जो दिया रहे लिख लिया करो, रफ कार ही करो। कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ये दिया है ना, तो कुल दूरी 480 किलोमीटर है।
और समान चाल से तय करती है, जो इसकी स्पीड है समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। बोला यही दूरी तो सेम रहेगा यदि इसकी चाल, तो माना रेलगाड़ी ही है ना जी सर। माना रेलगाड़ी की समान चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो कम चाल हमारा जो आ जाएगा, कम चाल या नया चाल, कम चाल जो होगी वो कम चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम मतलब x - 8 किलोमीटर पर आवर, यही तो हो जाएगा। जो उसकी कम चाल होगी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो जितना थी उसमें से कम बोला है तो घटा लो, ज़्यादा बोलता है तो जोड़ देते, और दोनों का गुणनफल बोलते तो साफ साफ गुणा कर लेते। तो x - 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। आगे क्या बोला है, प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। तो समय दिया है ना, समय कुछ दिया है इसमें, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है हमें। तो समय देखो, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, अरे समय बराबर हाँ दूरी बटा चाल। तो ठीक है, तो एक बार हम लोग समय t1 निकालेंगे, तय करने में लगा समय t1 पहले को, तो समय बराबर पहले तो लिख दे सूत्र, तुम लोग भूल जाते हो। समय बराबर होता है हमारा दूरी बटा चाल, हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो दूरी बटा चाल, तो यहाँ से t1 यदि निकालो पहले की चाल, तो t1 जो होगा दूरी कितना है 480, और इसकी चाल क्या है पहले वाली की x है। और जब इसी में से t2 निकालोगे, t2 तो दूसरी वाला जब जाएगा तो इसका भी तो दूरी वही रहेगा 480, लेकिन चाल जो है 8 घट गया, और दोनों मिला करके जो कुल समय लग रहा है तो 3 घंटा लग रहा है। तो t1 + t2 = 3 आ गया कि नहीं, कि दोनों का समय कितना लगता है 3 घंटा, 3 घंटा लगता है, क्या बोला गया है 3 घंटा, नहीं, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। नहीं, इसको 3 घंटा अधिक लग रहा है ना, तो मतलब कि इस समय में से इस समय घटाओ 3 घंटा आएगा। ये देखो ये आएगा, अभी समझा दे रहे हैं हम, t2 - t1 = 3। ये तुमसे कोई बोले कि मतलब कोई 25 मिनट ले रहा है उसी दूरी को जाने में, और कोई 15 मिनट ले रहा है जाने में, तो जो दोनों का अंतर आया तो बड़ा से छोटा घटाएंगे तभी तो 10 आएगा। तो दोनों का अंतर बोला ना, कि मतलब कि बड़ा वाला जो है, ये जो है जो धीमी गति से जा रहा है वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो यदि ये 8 घंटे ले रहा है तो ये 8 × 3 = 11 घंटे लेगा, तभी 3 घंटे ज़्यादा होगा ना। लेकिन ये 11 आया कैसे, 11 में से 8 घटाएँ तभी तो 3 आएगा। ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो 8 × 3 = 11 हुआ, लेकिन 3 घंटा ज़्यादा जाने कैसे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी आएगा ना। जो धीमा जाएगा उसमें से तेज़ जाने वाले के समय को घटाएंगे तभी तो अंतर 3 पता चलेगा, डिफरेंस 3 घंटे ज़्यादा लेता है वो। अभी समझ आ जाएगा। देखो t2 - t1 = 3 आ गया। अब t2 हमारा क्या है, हमारा ये प्रश्नानुसार हो गया, ये क्वेश्चन बोल रहा है ये। तो t2 हमारा हो गया 480/x - 8, और t1 है 480/x = 3 आवर। देखो 480 कॉमन है तो 480 को हम ले लेते हैं कॉमन, 1/x - 8 और -1/x = आ गया 3, आया कि नहीं। अब देखो ना, इसको ये 3 से कट जाएगा, इसको ऐसे कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का 1 में x और 1 का गुणा करो माइनस के साथ, तो क्या आएगा -x और बोलो ओ, ये तो सफाई हो गया मेरा। अब द्विघात कहाँ बन पाएगा, नहीं बनेगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई बाई आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ठीक है। तो x का x में x² - 8x, ये इतना आ गया। अब देखो बराबर 3 इधर है ये है, और ये इस बगल से उस बगल गया तो कहाँ आएगा, बटे में 480। समझते हो अच्छे से। देखो ये से ये माइनस हो गया, कट गया हमारा, तो ये हमारा बच्चा 8/x² - 8x आया।
और इसको भी थोड़ा सा काटो तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1 4 18 हो गया, 3 6 के 18 160, तो 1/160 आया। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x ना, और ये बराबर गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 16 चौका 64, 7 दूनी 120, 128, 128 पे 10 इतने आएगा ना, 1280 आया। इसी को द्विघात समीकरण के रूप में लिख ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये भी हमारा आंसर हो गया। देखो थोड़ा सा कठिन था, दोबारा समझ लो। देखो बोला गया था कि एक रेलगाड़ी है जो कि कुल दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर, ठीक है, और बोल रही है कि यदि उसकी सामान्य चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी जो जनरल स्पीड है, सामान्य चाल है, वो x किलोमीटर पर आवर है, और यदि बोल रहा है कि यदि वो कम स्पीड से जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम जाए, तो उसकी कम वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। और तो बोल रहा है कि तो जो समय होता है वो 3 घंटे अधिक लेता है, यदि धीमा जाए तो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है, वो तो निश्चित ही है, कोई धीमा जाएगा तो समय ज़्यादा लेगा ही। अब उसके बाद देखो t1 हम निकाल लिए कि पहले को जाने में लगा समय तो दूरी बटा चाल, दूसरे को जाने में लगा समय तो दूरी तो उतने जा रहा है, लेकिन चाल थोड़ा धीमा जा रहा है तो धीमा वाला लेंगे चाल में। अब प्रश्नानुसार ये ज़्यादा ले रहा है समय तो ये बड़ा हो गया, तो बड़े में से छोटे घटाओ बराबर 3 आना चाहिए, तो वही t2 माइनस t1 किए हैं बराबर 3, तो इतना बराबर 3, 480 दोनों में था, कॉमन ले लिए, 1/, इतना माइनस 1/, इतना इक्वल टू 3। तेरे गुणा x का x में, x का 1 में x आया, माइनस से गुणा करेंगे माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8, आपस में करोगे तो x का x में x स्क्वायर और x का 8 में माइनस 8x। पता ही होगा, गुणा करने जानते ही हो। 1 का गुणा करोगे पूरा वही रहेगा, 16 अट्ठे 128, 1 0 है तो 1 0 आ गया, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया। बस करो आज इतना है।